हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना था, सेल थियरी के बारे में जाना था और डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इसके बारे में देखा था। ठीक है, नाउ टुडे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक फैक्ट की बात। फैक्ट आज लाइफ स्पान्स के बेस पे। ठीक है, लाइफ स्पान मतलब कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज रेफर्ड एज लाइफ स्पान, है ना। कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान कितनी है, कितने ईयर्स, कितने मिनट्स, कितने वीक्स, ठीक है, कितना टाइम तक वो ऑर्गेनिज्म अलाइव रह पाएगा या अपनी जिंदगी जी पाएगा ऑन दी अर्थ। ओके, तो वो होती है लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान अगर हम एज अ ह्यूमन देखें तो अभी के अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है, सो कॉल्ड कलयुग, है ना, तो उसमें ह्यूमंस की लाइफ स्पान मोस्ट प्रोबेबली 60-70 ईयर्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 जाती है, 70 जाती है। पुराने ज़माने में 100-110 ऐसे भी ईयर्स तक ह्यूमंस जीते थे, है ना। लेकिन अभी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो, मतलब ठीक है, बीमारियां इतनी फैल रही हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा, ठीक है। तो फैक्ट क्या है वो तो जाने। तो लाइफ स्पान का फैक्ट, लाइफ स्पान के रिलेटेड फैक्ट ये है कि अगर आप कोई भी, जैसे हम ले लेते हैं बर्ड, पैरट, है ना, पैरट का लाइफ स्पान तुम लोग को पता है, एवरेज लाइफ स्पान यानी ऑलमोस्ट कितने इयर्स पैरट जीता होगा, उसकी लाइफ स्पान कितनी होगी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ स्पान की मैं बात कर रही हूँ। लाइफ स्पान बोलो, लाइफ स्पैन बोलो, वट एवर यू लाइक टू प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये लाइफ स्पान पैरट का 140 ईयर्स होता है। कितना? 140 ईयर्स। इफ यू टॉक अबाउट टॉर्टोइस, इट रेंजेस फ्रॉम 100 to 150 ईयर्स। अच्छा था ना, टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, इतना जीता है। अच्छा, तुमने एक आती है फ्लाई, नाम है मे फ्लाई, इट लिव्स ओनली फॉर अ वीक, यानी वो एग में से हैच आउट होती है, बाहर आती है, ठीक है, एग हैच होता है, वो बाहर आती है, वो 1 वीक में एग से बाहर भी आती है, ग्रोथ भी दिखाती है, मैच्योरिटी आती है, रिप्रोड्यूस करती है और उसका डेथ भी होता है विद इन 1 वीक। ऐसे ही 1 डे वाली भी फ्लाई आती है, ठीक है। वो क्या, अभी ऐसे 1 वीक बताया, ऐसे 1 डे, एक दिन में वो एग से बाहर आती है, ठीक है, ग्रोथ दिखाती है, रिप्रोड्यूस करती है और डेथ को अटेन करती है। तो ऐसे भी है, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो 1 डे 1 वीक ऐसे भी जीते, कुछ ऑर्गेनिजम्स है 140 ईयर्स, ठीक है, 100 to 120 ईयर्स बताया अभी टॉर्टोइस। अच्छा, प्लांट्स में सबसे ज्यादा बेनियान ट्री, अरे वडोदरा को नाम पहले था बड़ौदा, क्यों? तभी बहुत सारे बेनियान ट्रीज थे। तो बेनियान ट्री जो अभी मतलब अगर हम एवरेज देखें तो 200 ईयर्स, कितने? 200 ईयर्स का भी लाइफ स्पान रिकॉर्ड किया गया है फॉर बेनियान ट्री, है ना। ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्पान से, ये तो फैक्ट तो बहुत सारे थे ना इसमें, हाँ कोई बात नहीं, चलो आगे। लाइफ स्पान में हम सेल की भी बात कर सकते हैं, सेल्स के भी लाइफ स्पान होते हैं। जैसे अगर मैं अभी मोस्ट नोन सेल तुम लोग को अगर होगा रेड ब्लड सेल्स, पता है सबको रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, उसका लाइफ स्पान रेड ब्लड सेल्स का पता है, 120 डेज। 120 डेज उनका लाइफ स्पान होता है। उसके बाद व्हेन द सेल डाइज, वेयर डज द सेल गो? वो सेल का ग्रेवयार्ड होता है, जैसे ह्यूमंस का ग्रेवयार्ड होता है जिसको सो कॉल्ड शमशान कहते हैं,
ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडीज का रिचुअल के हिसाब से मतलब किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही रेड ब्लड सेल्स, जो डेड रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ जाते हैं, तो हमारे लीवर, हमारा जो ऑर्गन है वन लीवर के अंदर होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है वो होता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। चलो बहुत सारा फैक्ट हो गया, ठीक है, कुछ नया जानने को मिला होगा। चलो इसी नई बात को जानते हुए वी कंटिन्यू विद द चैप्टर। कौन सा चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, इस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वी वुड बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, that is variation in shapes and sizes. As you can see on the board, variations in shapes and sizes. किसके shape और sizes में variation, किसके, cells के, okay, ठीक है। So in multicellular organisms, cells have different shapes and sizes. Obviously हमने डिस्कस किया था दो तरह के organisms होते हैं on the basis of number of cells, ठीक है। On the basis of number of cells, there are two types of organisms, unicellular organism and multicellular organism. Okay, unicellular organism जिसके पास एक सेल है, multicellular organism जिसके पास many cells है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अलग अलग वेराइटीज शेप्स और साइज में कहाँ देखने को मिलेगी, जिसके पास ज्यादा सेल्स होंगे, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, देखो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। द ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट, है ना। तो आपको क्या करना है, जो इसमें डेटा दिया है ना, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो ये जो फैक्ट बेस है सारे, जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं दूंगी, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम बात करें, ये एग्जांपल्स दिए, ठीक है, एग्जांपल्स देख के समझते हैं कि कितना वेरिएशन आता है। मतलब ये सारे सेल्स, मतलब ज्यादातर जैसे नर्व सेल है, मसल सेल्स है, स्किन सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो ये सारे सेल्स ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। दीज ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो वेरिएशन किस तरह से दिखता है। सो इन केस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नर्व सेल, पहले उसका शेप देखो। नर्व सेल का शेप कौन डिसाइड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। तो नर्व सेल का शेप होता है इलोंगेटेड, लंबा। कितना लंबा है, 1 मीटर लॉन्ग। एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग होता है। कैन यू इमेजिन 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर, है ना। सो नर्व सेल, इतना एक नर्व सेल की बात चल रही है, दैट इज 1 मीटर लॉन्ग। तो क्यों इतना लंबा, क्यों जरूरी है नर्व सेल को, बिकॉज उसका फंक्शन क्या है, नर्व सेल्स पास मैसेज फ्रॉम, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, दे हैव टू पास मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर सेल, वन नर्व सेल टू अनदर सेल एंड सो ऑन, है ना। और वो जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, वो मैसेज पास कराना है फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर। सो दिस इज डन बाय नर्व सेल। जितना जल्दी होगा उतना ज्यादा अच्छा, है ना। वो पढ़ा था स्टिम्युलस वाला कि अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करोगे तो तुरंत हाथ हटता है, तो वो तुरंत हाथ हटाना, ठीक है, तुरंत हाथ हटाना, ये ब्रेन ने मैसेज भेजा कि भाई तुम हाथ हटाओ, दिस इज डेंजरस फॉर योर बॉडी। वो ब्रेन ने इस फिंगर वाली सेल्स को मैसेज कैसे भेजा, विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। जितना जल्दी भेजेगा उतना कम डेंजर होगा आपके हाथ को, है ना। तो इसी तरह नर्व सेल का शेप कैसे डिसाइड हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, है ना, कि भाई फंक्शन इसका ये है तो इसलिए इसका शेप ऐसा होना चाहिए। ऐसे अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स का शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड थिन। जैसे हमने एक मसल सेल का मैंने पिछली बार बताया था, ऐसा कि नैरो एट द एंड्स, एंड्स पे नैरो होते हैं, एंड दे आर ब्रॉड इन बिटवीन, है ना, मिडल में ब्रॉड होते हैं। तो इनका शेप ऐसा है, क्यों, बिकॉज देयर फंक्शन इज टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर इजी मूवमेंट,
ओके, जो भी मूवमेंट परफॉर्म करना है, इधर से उधर जाना है, ठीक है, कुछ भी होल्ड करना है या कुछ भी चीज, काम, एक्सरसाइज जो भी करना है, ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स किसके वजह से मूव हो रहे हैं? मसल्स के वजह से, है ना। और मसल्स क्यों मूव कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके सेल का शेप कैसा है? लॉन्ग एंड थिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन का आउटर लेयर, देखो अभी आपने कभी सुना हो तो स्किन के जो लेयर्स होते हैं, स्किन का थिकनेस, ठीक है, तो लेयर्स मतलब क्या कि बहुत सारे सेल्स साथ में जुड़कर लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे आप ये देखो, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है, इसके नीचे सेकेंड लेयर, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पेस रख रही हूँ ताकि तुम्हें इमेजिन हो पाए। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, इसी के नीचे थर्ड लेयर, है ना। सो ऐसे स्किन के पास 7 लेयर्स होती है, थिन, है ना। 7 लेयर्स होती है स्किन की, 7 लेयर्स। सो अगर मैं आउटर मोस्ट की बात करती हूँ ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन सेल्स, उसका शेप होता है फ्लैट। हमने पहले देखा था, है ना, शेप सबके देखे, नर्व सेल का देखा था, मसल सेल्स का देखा था, ह्यूमन चिक सेल्स का देखा था, है ना। इसी तरह आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन सेल्स अगर वो देखें, फ्लैट शेप होता है। अब इनका फ्लैट शेप क्यों होता है? स्किन का काम क्या है? टू कवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट। ये स्किन का काम है ना, तो ये इसका फंक्शन है। तो टू कवर बॉडी, लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करना पड़ेगा सेल को, देयरफॉर उसका शेप कैसा है? फ्लैट। ओके, सो आउटर लेयर ऑफ स्किन सेल्स की मैं अगर बात करूं, आउटर लेयर ऑफ स्किन, उसमें जो सेल्स है वो सेल्स का शेप फ्लैट क्यों है? बिकॉज उसका फंक्शन क्या है? ये लार्ज एरिया को कवर करना है, बॉडी को अच्छे से कवर करना है। समझ आया? So on the basis of function, shape is decided. Again, we take another example. White blood cells, अरे बाप रे, WBCs, है ना, ठीक है। white blood cells और WBCs, ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है ना। So white blood cells are also referred as, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, white blood cells are referred as leukocytes. इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। चलो कोई नहीं, ये तो जान लिया। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का शेप क्या है? मैंने लिखा है नो डिफाइनाइट शेप। अमीबा कैसा होता है? अगर मैं बोलूं अभी अमीबा ड्रॉ करो, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे अमीबा को? कुछ ऐसा, मैम ये है हमारा अमीबा, ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियस दिखा दोगे, ठीक है, कुछ और चीजें, वेक्यूल वगैरह, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, फिर मैं डिटेलिंग बाद में बताती हूँ, इसके अंदर और भी आएगा। लेकिन अगर मैं आउटर मोस्ट बाउंड्री बोलूँ कि बताओ अमीबा का शेप क्या होता है, बोलूँ मैम कुछ भी ऐसे ही आर्बिटरी, नो डिफाइनाइट शेप। सिमिलरली व्हाइट ब्लड सेल्स का भी नो डिफाइनाइट शेप। तो ऐसा कैसा फंक्शन है जो इसको शेप ही नहीं मिला? फंक्शन क्या है? हेल्प टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या होता है? इम्यूनिटी, है ना। अभी आजकल तो इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। सो व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। हेल्प टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, लड़ना है, ठीक है। बॉडी के सोल्जर्स, बॉडी की आर्मी जो प्रोटेक्ट कर रही है बॉडी को, वो कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को क्योंकि प्रोटेक्ट करना है, तो इनको ऐसा तो नहीं है कि वो हर जगह हर दम तैयार रहे, ऐसा है। लेकिन जब मान लो कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहीं और बिजी है और दूसरी साइड से बॉडी का एक साइड पे व्हाइट ब्लड सेल्स कहीं पे बिजी है, दूसरे साइड से कोई भी, ठीक है, ये एक सिचुएशन कंसिडर करें, दूसरे साइड से बॉडी के कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और अटैक करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को मैसेज पहुंच जाता है कि क्योंकि सारे एक साथ इकट्ठे थोड़ी ना रहेंगे, सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना। सो
अगर कहीं पे फॉरेन पार्टिकल आया है तो जो 2-3 जनों जिन्होंने देखा, 2-3 सोल्जर है, उन्होंने देखा कि बाहर से कोई आया है और ये हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, तो क्या करेंगे, जो 2-3 सोल्जर ने देखा वो बाकी के सोल्जर्स को मैसेज भेजेंगे कि भाई जल्दी तुम इधर आओ, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्या होगा, वो मैसेज दूसरे व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जाएंगे, वो सारे फटाफट जहाँ पे वो उनकी एंट्री हुई है फॉरेन मटेरियल की, वहां पे वो आके अटैक करेंगे। तो अब उनको वहां जहाँ पे भी है कोई दूसरे बॉडी पार्ट से, वहां से जल्दी आना पड़ेगा ना। वो कैसे आएंगे, उनको बहुत सारी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, छोटी छोटी दीवारों में जो क्रैक है वहां से पास होके फटाफट आना है। जो 2 सोल्जर्स ने बुलाया है, 2 सोल्जर्स कौन है, वो 2 व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, उन्होंने देखा है और बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स को बोले कि भाई तुम इधर आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है इससे लड़ने के लिए। तो उनको फटाफट आना है, तो ये सब बैरियर्स को क्रॉस करके उनको जाना पड़ेगा, है ना। तो वो बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए उनको ऐसा शेप दिया कि वो अपना शेप कैसा भी स्क्वीज करके, एक्सपांड करके, वो जो बैरियर्स है उसको आसानी से क्रॉस करके टाइम पे वहां पहुंच सके। समझ आया। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स हैव नो डिफाइनाइट शेप, ठीक है। तो वो जो है आसानी से, ठीक है, ब्लड वेसल से, नैरोएस्ट स्पेस से आसानी से क्रॉस होके बैरियर को आसानी से एस्केप करके वहां जहां उनकी जरूरत है वहां वो पहुंच सके, इसलिए उनका शेप ऐसा। ओके, चल आगे। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स का डिस्कस कर लिया, अब अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट सेल्स, कौन से प्लांट सेल्स, वो प्लांट सेल्स जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम, आउटर पार्ट ऑफ स्टेम में प्रेजेंट है, उनका जो शेप होता है वो प्लांट सेल्स का शेप, यानी शेप नहीं कह सकते, लेकिन वो प्लांट सेल्स के पास थिक सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है मैम, अभी बस आगे है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर, मेन टॉपिक बहुत मजेदार है। तो वो स्ट्रक्चर में थोड़ा और डिटेल में हम सेल वॉल के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, प्लांट्स के पास स्केलेटन नहीं होता। जैसे हमारे पास स्केलेटन है, अभी मैं ऐसे सीधी खड़ी हूँ, मेरा कुछ शेप है बिकॉज ऑफ स्केलेटन, है ना। मैं मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ बिकॉज ऑफ स्केलेटन, मेरी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्केलेटन। बट प्लांट्स, हाउ कैन दे स्टैंड अपराइट विदाउट स्केलेटन? तो उनके पास ऐसे सेल्स है जिनके पास सेल वॉल है। द सेल वॉल इज एक्टिंग एज अ स्केलेटन फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेम है, वहां पे जो प्लांट्स है उनके पास थिक सेल वॉल है, ताकि वो प्लांट को अपराइट रखे पूरे टाइम, है ना। उसे ऐसा अगर वो स्केलेटन, अगर कुछ सपोर्ट ही नहीं होगा तो ऐसा होगा प्लांट, अगर सपोर्ट होगा तो सीधा खड़ा रहेगा, है ना। सो सेल वॉल जो है वो थिक सेल वॉल होती है। फंक्शन क्या है, तो फॉर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। समझ आया। अब ये आगे अगर मैं बात करूं प्लांट सेल्स, कौन से प्लांट सेल्स, अब ये प्लांट सेल्स का फंक्शन होता है टू स्टोर फूड। बहुत सारे प्लांट सेल्स होते हैं, अभी उनके नाम नहीं आ रहे, एक ऐसे अलग अलग नाम, जैसे नर्व सेल है, मसल सेल है, स्किन सेल है, ऐसे प्लांट्स के भी सेल्स के नाम होते हैं। हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। अभी देखते हैं कि जैसे प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स का फंक्शन क्या है, कौन से प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं हम, वो प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं विच आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड। जो प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, वो स्टोर करने का जो काम सेल्स करते हैं, उन सेल्स की बात करें। वो सेल्स का शेप कैसा होता है, लार्जर देन अदर सेल्स। अदर सेल्स मतलब जो उसके आसपास दूसरे प्लांट सेल्स हैं, उनसे कंपैरेटिवली ये प्लांट सेल्स जो फूड स्टोर करते हैं वो लार्जर है। क्यों 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 इन लोगों का शेप जो है, या साइज कह सकते हो, वो ज्यादा बड़ी है एज कंपैरेटिवली टू अदर प्लांट सेल्स, क्योंकि इनका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। कहाँ करेंगे, अपने अंदर। तो जितना लार्ज होगा उतना ज्यादा फूड स्टोर कर पाएंगे। अगर बॉडी लार्ज नहीं है तो कहाँ स्टोर करेंगे। सो फॉर स्टोरिंग दे रिक्वायर स्पेस, और स्पेस कहाँ से लाते हैं, अपनी साइज को बड़ी करके। देयरफॉर दे आर लार्जर देन अदर सेल्स, है ना। दूसरे सेल्स से, दूसरे जो भी उसके आसपास वाले जो प्लांट सेल्स है, उनका फंक्शन फूड स्टोरेज नहीं है, उनका दूसरा काम है, इसलिए वो स्मॉल है। इनका काम क्या है, फूड को स्टोर करना, इसलिए इनका जो साइज है वो लार्ज है, ठीक है। चल
अब ये तो था शेप्स के बारे में, अब हम बात करते हैं साइजेस। साइजेस में थोड़ा से फैक्ट्स एंड फिगर्स है। देखो जैसे एग ऑफ बर्ड, ये ध्यान रखना, एग ऑफ बर्ड इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल सेल। ठीक है, तो आप वो देखते हो कि एग में एक व्हाइट पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, और एक येलो पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं योल्क। ठीक है, या योक, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस। सो वो एक सिंगल सेल है। तो एक ऐसा एक्टिविटी दिया, एक्टिविटी 1 ऑन पेज नंबर 109 ऑफ लिविंग साइंस टेक्स्ट बुक। उसमें बस वो वही बोल रहा है कि अगर आप हैन का एग देखो तो उसमें आपको व्हाइट पोर्शन दिखेगा, एक येलो पोर्शन दिखेगा। दिस द वन यू आर ऑब्जर्विंग इज नथिंग बट अ सिंगल सेल। सो कोई भी, जरूरी नहीं है, कोई भी बर्ड का एग इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल सेल। और लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, और उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन समझते हो ना, साइज। उसका एवरेज साइज है 170 mm into 130 mm। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल, हमने लार्जेस्ट सेल देखा, स्मॉलेस्ट सेल वो बैक्टीरिया का है। बैक्टीरियल सेल्स, कुछ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनके दैट आर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट, उनका साइज क्या है 0.0001, 3 बार 0 आ गया पॉइंट के बाद, 0.0001 mm इंटू 0.0005 mm। ठीक है, तो इतना छोटे होते हैं, है ना, इतने छोटू से। ठीक है, मतलब देखो ना इसका भी पॉइंट mm स्केल में देखो ना 1 mm है ना, 1 mm, सेंटीमीटर नहीं बोल रही, 1 सेंटीमीटर नहीं, 0 से 1, वो स्केल में जो 1 दिखता है सेंटीमीटर है, उसका भी 10th पार्ट वो 1 mm, 1 mm का भी पॉइंट, इतना पॉइंट, उतना छोटा सेल होता है। तो नेकेड आई से तो ऑब्वियसली हम नहीं देख सकते। नेकेड आई से हम कौन सा सेल देख सकते हैं, नेकेड यानी डायरेक्ट आई से हम कौन सा सेल देख सकते हैं, एग सेल। ओके, एग इज कंसिडर्ड एज अ सेल। बर्ड का एग देखा मतलब सिंगल सेल देखा। लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया में मिलता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, थर्ड देखो, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी दैट इज आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। अभी लाइफ स्पैन डिस्कस किया था ना, 120 डेज उनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल में हम बात करें ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल, अगर मैं ऐसे बोलूं ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल किसके हैं, बैक्टीरियल सेल। अगर मैं बोलूं ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल किसका है, तो क्या बोलोगे, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। डायमेंशन क्या है, 0.007 mm इन डायमीटर, थोड़े से बड़े हैं बैक्टीरियल सेल से, है ना। ओके, अब टाइपिकल सेल, टाइपिकल सेल यानी ऑन एन एवरेज, अगर मैं कोई भी सेल की बात करती हूँ, एक मैं नॉर्मल सा सेल लेती हूँ, वो नॉर्मल का सेल का साइज कितना है, ऑन एन एवरेज एक सेल का साइज कितना होता है, सो इट इज 0.02 mm इन डायामीटर। देखो आरबीसी में भी देखो डायमेंशन या उसका साइज कैसा लिखा है, 0.007 mm इन डायामीटर। डायामीटर क्यों लिखा है, क्योंकि आरबीसी का जो शेप होता है ना वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, बट उसका शेप को हम बोलते हैं बाइकॉन्केव। वो स्फेरिकल होता है लेकिन बीच में खड्डा आ जाता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है आरबीसी में। ठीक है, तो क्योंकि ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है इसलिए इसका साइज कैसा लिखा है, इन डायमीटर। चलो, फिर आता है कि प्लांट्स सच एज जूट एंड हेम्प, उनके पास होते हैं फाइबर सेल्स। जूट एंड हेम्प के पास फाइबर सेल्स होते हैं। These fiber cells are few centimeters long. अब लॉन्ग में अगर मैं बात करूं तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा था, ह्यूमन में नर्व सेल विच इज 1 मीटर लॉन्ग, ये फ्यू सेंटीमीटर। और जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो मिलीमीटर्स में आ जाते हैं। समझ आ रहा है, तो ये हो गया प्लांट्स के बारे में। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है अमीबा। अमीबा हैज नो डिफाइनाइट शेप। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल, तो उसका वो एक सेल या वो ऑर्गेनिज्म ही, उसके पास नो डिफाइनाइट शेप। अच्छा, मैंने एक अभी सेल एक डिस्कस किया था, उसका भी नो डिफाइनाइट शेप था। क्या तुम लोग को याद है कौन सा सेल? ढूंढो इस भूल-भुलैया में ढूंढो कि वो सेल कौन सा था अमीबा के अलावा।
जिसको हम कहते हैं नो डिफाइनाइट शेप। व्हाइट ब्लड सेल्स नो डिफाइनाइट शेप, क्यों? तो वो टाइम पे पहुंच सके जहां उनको जरूरत है, आसानी से अपने बैरियर्स को क्रॉस करके जा सके। अमीबा के पास नो डिफाइनाइट शेप, लेकिन वो सूडोपोडिया रिलीज करता है फॉर मूवमेंट, जिसको सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। सूडो जगह पे दिया है, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया, पोडिया is derived from word pod, that means feet। तो ये जो फॉल्स फीट है ये अमीबा को मूवमेंट में और फीडिंग, ठीक है ना, फीडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे एक इट्स अ फैक्ट दिया है ऑन पेज नंबर 109। वो कहता है कि a bigger organism has a larger number of cells than a smaller one। सही बात है, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उसके पास उतने सारे सेल्स, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उसके पास छोटे, मतलब छोटे कि थोड़े, वो सोचो। बड़ा ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेल्स, छोटा ऑर्गेनिज्म थोड़े सेल्स, लेकिन क्या साइज में फर्क पड़ेगा? लिखा है बट द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब तुम एक एलिफेंट और एक एंट ले लो, एक एलिफेंट और एक एंट ले लो, ठीक है। एलिफेंट के पास बहुत सारे सेल्स होंगे उसके बॉडी में क्योंकि उसका बॉडी साइज बड़ा है। एंट के पास थोड़े सेल्स होंगे क्योंकि उसकी बॉडी साइज छोटी सी है, ठीक है। चलो, क्या सेल के साइज पे फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स पे फर्क पड़ेगा। साइज डजंट मैटर, ठीक है। तो मैंने फैक्ट लाइफ स्पैन से शुरू किया था और मैं फैक्ट साइज एंड शेप, ठीक है, साइज एंड नंबर, सॉरी, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ये लेक्चर खत्म करती हूँ, ठीक है। तो क्या किया था हमने आज? वेरिएशंस इन शेप्स एंड साइज देखे सेल में, ठीक है। नर्व सेल, मसल सेल, स्किन सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स की बात हो गई। प्लांट्स के भी हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखे, साइजेस देखी, और एक फैक्ट क्या देखा कि फिर चाहे ऑर्गेनिज्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, द साइज ऑफ सेल ऑलमोस्ट रिमेन सेम, व्हाट चेंजेस इज द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो ये फैक्ट के साथ आज मैं यहाँ वीडियो लेक्चर एंड करती हूँ।